नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नया टॉपिक की बात करें तो राजस्थान का अफवाह तंत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। एक अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र। एक पाया जाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। एक पाया जाता है आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, एक अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक आंतरिक अफवाह तंत्र। यदि हम बात करें अरब सागर के अफवाह तंत्र की तो वह अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जो जल है वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर तक पहुंचता हो तो उसे हम अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं? अरब सागर का अफवाह तंत्र वह अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर पहुँचता हो, अरब सागर तक पहुँचता हो, तो वह अरब सागर का अफवाह तंत्र कहलाएंगे। बंगाल के खाड़ी के अफवाह तंत्र की बात करें तो वह अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जो जल है वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर पहुँचता हो, बंगाल के खाड़ी तक पहुँचता हो, तो उसे हम बंगाल के खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, सीधा तो सभी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती नहीं है, लेकिन एक दूसरे से नदी लिंक होती हैं, एक दूसरे के सहायक नदी होती हैं और सहायक नदियाँ मिलकर कहाँ पर पहुँचती हैं? बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं। तो हम सहायक नदी को, ऐसा नहीं कि सहायक नदियों को हम बंगाल की खाड़ी की नदियाँ आएंगे, बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र नहीं कहेंगे, उसे भी हम बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक अपतंत्र की बात करें तो आंतरिक अपतंत्र वह अपतंत्र जिसमें नदियों का जो जल है वह ना तो बंगाल की खाड़ी में जाता हो ना अरब सागर में जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक अफवाह तंत्र कहेंगे। इसमें नदियों का जो जल है वह एक स्थान से नदी निकलकर दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसे क्या कहेंगे? हम आंतरिक अफवाह तंत्र कहेंगे। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? तो राजस्थान में स्वार्थिक अफवाह तंत्र पाया जाता है, आंतरिक अफवाह तंत्र। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र पाया जाता है वह आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है, जो लगभग 60.2% पाया जाता है। लगभग 60.2% कौन सा? आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है, जो राजस्थान के अंतर्गत स्वार्थिक है। यदि हम बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की बात करें तो बंगाल के खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो लगभग 24% पाया जाता है। लगभग 24% बंगाल के खाड़ी का अफवाह तंत्र पाया जाता है। यदि हम अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात करें तो अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है वह लगभग 17% पाया जाता है। लगभग 17% अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र कौन सा पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है, जो लगभग 60.2% पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करते हैं। सबसे पहले आंतरिक अफवाह तंत्र की अपन बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र की अपन बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सबसे पहले तो हमें
नदियों से संबंधित सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो ये पता हमें होना अति आवश्यक है कि कौन कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र से संबंधित है। और दूसरा जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है वे होता है कि कौन सी नदी कौन सी सहायक नदियों से पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना अति आवश्यक है कि कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र से संबंधित है या संबंध रखती है। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए दोस्तों, ट्रिक देखिए, घर का ट्रिक है, घर का सारा काम मेरा है। घर का सारा काम मेरा है। घर का सारा काम मेरा है। घर से बनती है घग्गर नदी, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी आती है वह होती है घग्गर नदी। तो घर से घग्गर नदी कहते हैं आपकी कांतली, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है आंतरिक प्रवाह की, कांतली नदी। साथ ही बोलते हैं हम सापी, साभी, राते रूपारेल, रूपारेल, काते काकणी, मेनते मेनता, राते रूपारेल, सॉरी रूपनगढ़, रूपनगढ़। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक थी, घर का सारा काम मेरा है। घर का सारा काम मेरा है। यदि आप 2-3 बार बोलोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। घर का सारा काम मेरा है। घर ते घग्गर, काते कांतली, साफोर साबी, राते रूपारेल, काते काकणी, मेनते मेनता और राते रूपनगढ़। जो अन्य मोस्ट इम्पोर्टेंट अन्य नदी हैं, अन्य नदियों की बात करें, आंतरिक प्रवाह की अन्य नदी हैं जैसे खारी, खंडेला, रोयली, जोजरी, खारी, खंडेला, रोयली, जोजरी आदि जो नदी ये भी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना अति आवश्यक है कि कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र से संबंधित रखती है। तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ ली आंतरिक प्रवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ। देखिए दोस्तों, एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आंतरिक प्रवाह की सबसे जो मोस्ट नदी आती है, आंतरिक प्रवाह की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी आती है वह है घग्गर। तो देखिए दोस्तों, हम घग्गर नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, घग्गर नदी का अध्ययन करें। तो देखिए दोस्तों, घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, तंत्र की सबसे बड़ी नदी। आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी की यदि हम उपनामों की बात करें दोस्तों, इसके अनेक उपनाम हैं। उपनामों की अपन बात करें तो उपनामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उपनामों की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है मृत नदी, मृत नदी। देखिए दोस्तों, मृत नदी, इसे मृत नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी वो क्या हो विलुप्त हो चुका है या विलुप्त पानी विलुप्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मृत नदी। पानी विलुप्त होने के कारण, पानी विलुप्त होने के कारण क्या कहा जाता है, इसे मृत नदी कहा जाता है। पानी विलुप्त होने के कारण घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। और कहा जाता है सेकंड नेम राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक भी किसे कहा जाता है, राजस्थान का शोक भी किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक घग्गर नदी को क्यों कहा जाता है, देखिए दोस्तों, बाढ़ की स्थिति के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण
इसमें जैसे कहा जाए राजस्थान का शोक कहा गया है बाढ़ की स्थिति के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण, बाढ़ की स्थिति के कारण इसे राजस्थान का शोक कहा जाता था। और पानी विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी कहा गया है। इसे कहा जाता है सरस्वती, सरस्वती कहा जाता था। इसे सरस्वती जो नाम का उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद काल में मिलता है। इसका सरस्वती जो नाम मिलता है गग्गर नदी का, वह ऋग्वेद काल में मिलता है। वह कब मिलता है? ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में इसका जो नाम मिलता है वह क्या मिलता है? सरस्वती मिलता है। और बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी भी किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है घग्गर नदी को, क्योंकि पाकिस्तान में जाने के कारण, भारत में पाकिस्तान में जाती है, इसलिए पाकिस्तान में जाने के कारण, पाकिस्तान में जाने के कारण, पाकिस्तान में जाने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। यदि हम इसके उपनामों की बारे में अध्ययन करें तो जो इसका उपनाम है वह मृत नदी। पानी विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी कहा गया है। जो अब इसमें पानी है वह पानी नहीं आता, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मृत नदी कहा गया है। राजस्थान का शोक, तो राजस्थान का शोक क्यों कहा गया है? कि बाढ़ की स्थिति के कारण। इसमें पहले क्या है कि इसमें बाढ़ आया करती थी, तो राजस्थान में बाढ़ जो सबसे ज़्यादा आती थी वह इसी नदी से आती थी, घग्गर नदी थी, इसलिए इसे राजस्थान का शोक कहा गया है। और बात करें सरस्वती, तो ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में जो घग्गर नदी का नाम मिलता है वे हमें सरस्वती मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों गया है? पाकिस्तान में जाने के कारण, पाकिस्तान में जाने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा गया। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अपवाह तंत्र की। जो इसका प्रवाह तंत्र है, जो इसका अपवाह तंत्र है, तो अपवाह तंत्र की अपन बात करें तो जो सबसे पहले ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये पंजाब जाती है, पंजाब में आती है, और पंजाब से निकलकर ये हरियाणा आती है, पंजाब से निकलकर कहाँ आती है? हरियाणा में आती है, और हरियाणा से ये राजस्थान आती है, हरियाणा से राजस्थान आती है, और राजस्थान से ये नदी पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान तक जाती है। ये इसका अपवाह तंत्र है। राजस्थान में हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये पंजाब में जाती है, और पंजाब से हरियाणा, और हरियाणा से राजस्थान, और राजस्थान से ये पाकिस्तान तक यह नदी चलती है। देखिए दोस्तों, यह होगा इसका अपवाह तंत्र। अब थोड़ी सी डायग्राम बेस पर इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी है। सपोज करो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम आता है शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ी और हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है तो ये पहले पंजाब जाती है, पंजाब से उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में हरियाणा, और हरियाणा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में जिस जगह से प्रवेश करती है, राजस्थान में ये जिस जगह पर प्रवेश करती है उस जगह का नाम है डिब्बी। डिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़, डिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में यह राजस्थान में प्रवेश करती है।
और डिब्बी नामक हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये गंगानगर आती है। और गंगानगर के बाद ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। ये नदी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद एक पाकिस्तान के अंतर्गत एक जिला है, पाकिस्तान में एक जगह है पोर्ट अब्बास। पोर्ट अब्बास जगह का नाम है। और जिला है भावलपुर जिला है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी है और शिवालिक की पहाड़ी से ये नदी उद्गम होता है और उद्गम मान से होकर ये पंजाब और पंजाब से हरियाणा के बाद हनुमानगढ़ में डिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और मान से ये गंगानगर और गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका जो एक भावलपुर जिले के अंतर्गत एक जगह का नाम है पोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है और वहां जाकर इसका यह क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यह नदी विलुप्त हो जाती है। कहाँ? पोर्ट अब्बास, भावलपुर जिला, पाकिस्तान के अंतर्गत। जो इसमें पाकिस्तान में जो इसका प्रवाह तंत्र है, जो प्रवाह तंत्र को कहा जाता है अकरा। दोस्तों यह याद रखें इसे। पाकिस्तान में जो इसका अपवाह तंत्र है या प्रवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके प्रवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो हकरा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, और बात करें हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता इसी के किनारे पनपी थी। कालीबंगा सभ्यता जो पनपी थी वह इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखिए दोस्तों, और बात करें इसमें घग्गर नदी की और बात करें तो घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वह बग्गी का मैदान कहलाता है। घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है, निर्मित क्षेत्र को कहते हैं बग्गी का मैदान। बग्गी का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग्गी का मैदान कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वह बग्गी का मैदान कहा जाता है। और इस बग्गी के मैदान में याद रखिए दोस्तों, एक सेम की समस्या पाई जाती है। बग्गी के मैदान में ही क्या पाई जाती है? सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या पाई जाती है जिसके निदान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम बात करें घग्गर नदी की तो घग्गर नदी में जो उद्गम है वह शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। वहां से उद्गम होकर पंजाब जाती है, पंजाब से हरियाणा से राजस्थान में डिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वहां से गंगानगर से होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह तंत्र है वह क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। और पाकिस्तान में ये भावलपुर जिले के अंतर्गत एक जगह का नाम है पोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। और घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वह कहलाता है बग्गी का मैदान, जहाँ पर सेम की समस्या पाई जाती है, जिसके निदान के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सेम की समस्या क्या है? सेम की समस्या है यहाँ पर पहले इंदिरा गांधी नहर का पानी आया करता था और इंदिरा गांधी नहर के पानी से जो आसपास की जो भूमि है उसमें पानी की अधिकता होने के कारण पानी की जो उर्वरकता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और लवणता बढ़ जाती है। इसलिए इसमें क्या है कि जैसे कि इसे कहते हैं सेम की समस्या। और इसके जो निदान के लिए हम जो ट्रिक अपनाते हुए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपकी यह नदी पूर्ण होती है।